स्टूडेंट, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बना चुके हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ऊपर वाले क्या हैं? दे हैव नेगेटिव वैल्यू और दे हैव लो वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव मीन्स लो। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और नीचे वाले दे हैव पॉजिटिव वैल्यू और दे हैव हाई वैल्यू। ये वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं, रिडक्शन की। तो ये लिस्ट है ही रिडक्शन मोड में, ये माइंड में रखिएगा, रिडक्शन मोड। तो आपने कुछ बातें अब ये मद्देनज़र रखनी है जब भी आप ये लिस्ट के बारे में सोचें। जो ऊपर वाले हैं उनका बिहेवियर और होगा, जो नीचे वाले हैं उनका बिहेवियर और होगा। पहली बात, ऊपर वालों का बिहेवियर। ऊपर वाले हमेशा लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। नीचे वाले हमेशा गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है? अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन होती है ना। तो ऊपर वाले की हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। नीचे वाले के साथ क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अंडरगोज रिडक्शन, तो भाई इनकी रिडक्शन होगी। अब ये दूसरी बात आपने याद रखनी है। इन बातों से ही हम लिस्ट की तमाम एप्लीकेशन जानेंगे। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होते हैं, नीचे वाले रिड्यूस होते हैं। और भाई ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एन नोड पर। तो ऊपर वाले क्या बनेंगे? हमेशा एन नोड बनेंगे। और रिडक्शन कहाँ पे होती है? कैथोड पर। नीचे वाले क्या बनेंगे? हमेशा कैथोड बनेंगे। तो जब भी दो आपको केमिकल दे दिए जाए, मिसाल के तौर पे हमने बहुत बार पढ़ा जिंक एंड कॉपर, तो आप देखें जिंक ऊपर है ना, कॉपर नीचे है, इसीलिए जिंक हमेशा एन नोड बनता है, कॉपर हमेशा कैथोड बनता है। ठीक है। चौथी बात, जिस केमिकल की ऑक्सीडेशन हो या जो केमिकल इलेक्ट्रॉन दे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर वाले हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है ना। जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है? वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे वाले हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करेंगे। तो आपने ऊपर वाली बातें याद रखनी है, नीचे वाले उसके रिवर्स कर लेनी है। और एक और बात समझें, ऊपर वाले हमेशा मोर रिएक्टिव हुआ करेंगे, नीचे वाले हमेशा लेस रिएक्टिव हुआ करेंगे। ठीक है। ऊपर वाले हमेशा मोर रिएक्टिव, नीचे वाले हमेशा लेस रिएक्टिव। लेकिन जब मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो याद रखिएगा, ये मैं आपको मेटल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, मेटल्स की। ये भी मेटल्स की। यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं नीचे वाली लिस्ट में। ये देखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनके अलावा बाकी तमाम मेटल्स ही हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मेटल की, कि ऊपर वाली मेटल क्या? मोर रिएक्टिव। नीचे वाली मेटल क्या? लेस रिएक्टिव। तो आपने बीच में नॉन मेटल को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत रिएक्टिव होती है, सबसे बॉटम में, वो नॉन मेटल है। हम रिएक्टिविटी किसकी पढ़ रहे हैं? मेटल्स की। तो ये 5 बातें जो आपने याद रखनी है। आपको कोई भी 2 केमिकल दिए जाएं, वो आपसे पूछ सकता है इन दोनों केमिकल में से एनोड कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो साथ साथ हैं, तो याद रखिएगा साथ साथ भी हों तो जो ऊपर वाला है उसमें ये प्रॉपर्टीज़, जो उससे नीचे वाला है उसमें ये प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैग्नीशियम बनेगा एनोड, क्योंकि ऊपर वाले एनोड बनते हैं। एल्यूमिनियम बनेगा कैथोड, क्योंकि नीचे वाले कैथोड बनते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा। मैग्नीशियम बन गया एनोड, एल्यूमिनियम बन गया कैथोड। लेकिन ये सेल इतना अच्छा सेल नहीं बनता। एक अच्छा सेल वो होता है जिसमें से एक एलिमेंट ऊपर वाला लिया जाए, एक एलिमेंट नीचे वाला लिया जाए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैथोड नहीं है, ये इसके मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग एनोड नहीं है, तो ये सेल अच्छा सेल नहीं बनेगा। अब देख लें, मैं कहता हूँ मैंने ले लिया जी यहाँ से क्रोमियम और यहाँ से मैंने ले लिया कॉपर 1+ वाला।
तो कौन सा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा भाई? जो ऊपर है, क्रोमियम ऊपर है, लूज इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। किसकी ऑक्सीडेशन हुई? ऊपर वाले की। इसकी रिडक्शन किसकी हुई? इसकी। एनोड कौन सा है? ये। कैथोड कौन सा है? ये। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ये। ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ये। कम रिएक्टिव कौन सा है? ये। तो अब 5 बातें एक मामूली सी लिस्ट की पोजीशन से बता देंगे। ठीक हो गया? आयरन है हमारे पास, और आयरन के साथ मैंने मैग्नीशियम को अटैच कर दिया। मैंने कहा ये 2 एलिमेंट हैं, मुझे बताएं इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? नीचे वाले। आप कहेंगे भी नीचे वाला आयरन है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैग्नीशियम ऊपर वाला है। आयरन 2 है लेकिन दोनों ही मैग्नीशियम से नीचे है ना, तो भी नीचे वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कहेंगे ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो भी ऑप्शन उसके मुताबिक बता देंगे। सवाल ये है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज़ करेगा? लूज इलेक्ट्रॉन भाई मैग्नीशियम करेगा, ऊपर है। इनमें से एनोड कौन सा बनेगा? भाई एनोड कौन सा बनता है? जो ऊपर होता है। मैग्नीशियम बनेगा क्योंकि ऊपर है। इनमें से कैथोड कौन सा बनेगा? भाई आयरन बनेगा क्योंकि नीचे है। इनमें से रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, क्योंकि मोर रिएक्टिव कौन से होते हैं? ऊपर वाले। तो अगर आप इस लिस्ट की पोजीशन याद करें, आप हर चीज़ पे करीब बना लेंगे, आप इन तमाम सवालों के जवाब दे देंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की दूसरी एप्लीकेशन है वोल्टेज ऑफ द सेल, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कि आप किसी भी सेल की वोल्टेज कैसे निकालते हैं, या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये कैसे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत चांस है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, हम क्वेश्चन से ही बात शुरू करते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर आर -0.76 एंड +0.34 रिस्पेक्टिवली। फाइंड EMF ऑफ द सेल। तो आपको इसमें हमेशा जो गिवन दिया जाएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगी। ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, फिर भी आप एहतियातन कॉपर और जिंक की बस याद रखिएगा। जिंक की याद कर लीजिएगा, कॉपर की क्योंकि बुक की वर्डिंग में एग्जांपल में इसका जिक्र है CO2+ वाली। इसके अलावा आप ना टॉप वाली एक और सबसे लास्ट फ्लोरीन वाली ये याद कर लीजिएगा। बाकी कोई वैल्यू आपने याद नहीं करनी, इनकी पोजीशन आपने लाजमी याद करनी है। देखें, अब पहले मैं आपको इसका डिटेल मेथड सिखाता हूँ, बाद में क्विक मेथड। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, तो आप सबसे पहले तो इन्हें रिडक्शन मोड में लिख सकते हैं। जिंक रिडक्शन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Zn बनाएगा, उसकी वैल्यू है -0.76। कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बनाएगा, इसकी वैल्यू है +0.34। तो ये वाली वैल्यूज़ है, रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली वैल्यूज़ हैं ये। अब देखें, ये वैल्यू तो हमने रिडक्शन मोड में बना ली दोनों की, लेकिन हमने देखना है अभी रिडक्शन कौन सा करता है कौन सा नहीं करता। तो आपको पता है कि जो ऊपर वाले होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, अभी हमने लिखा था लिस्ट में। तो जिंक तो ऊपर है, कॉपर नीचे है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब जिंक की इक्वेशन जो 1 है ना, इसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जिंक की इक्वेशन को आपने रिवर्स किया। जब आपने जिंक की इक्वेशन को रिवर्स किया तो उसकी वैल्यू को भी रिवर्स करना पड़ेगा, और कॉपर की इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि कॉपर वाकई इलेक्ट्रॉन लेता है जिंक के मुकाबले में। तो आपने क्या इसमें सीखा कि जो एलिमेंट लिस्ट में ऊपर है उसकी इक्वेशन को रिवर्स करना है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, इलेक्ट्रॉन देने वाला उसे बनाना है, और उसकी वैल्यू को भी रिवर्स किया। तो कॉपर जो है उसकी वैल्यू 0.34 ये आपने लिखी। अब आपकी इक्वेशन ये बैलेंस होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होने चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आपने सेल की वोल्टेज निकाल दी। ये तो असल इसका डिटेल्ड मेथड है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसमें आप टाइम बर्बाद करें। तो आपने क्या एक फार्मूला सीखना है, ई सेल। सेल के लिए आपने क्या करना है, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये इक्वेशंस को इस अंदाज में अरेंज नहीं करना। आपको जो वैल्यूज़ दी जाएंगी हमेशा रिडक्शन की दी जाएंगी। देखें, रिडक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं जिंक की और कॉपर की। बस आपने क्या ढूंढना है, स्टेटमेंट से ही विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन क्या ढूंढना है, आपने ये ढूंढना है इनमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। मैंने आपको बताया लिस्ट में जो ऊपर होता है क्या बनता है, एनोड। लिस्ट में जो नीचे होता है क्या बनता है, कैथोड। जब आपने एनोड कैथोड ढूंढ लिया, आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। देखें, ई रिडक्शन कैथोड, कैथोड की रिडक्शन की कॉपर की क्या वैल्यू है 0.34, आपने ये लिखी।
0.34 माइनस, देखें एनोड की रिडक्शन की क्या वैल्यू है, जिंक है ना एनोड, इसकी वैल्यू है -0.76, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1.10 वोल्ट इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसे इस अंदाज में करना है फार्मूले से। मैंने आपको मेथड सिखा दिया जो डिटेल्ड है, लेकिन आपने अप्लाई नहीं करना, आपने फार्मूला लगाना है। अब हम फार्मूले की ही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बहुत सी एग्जांपल्स में। देखें द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एंड लेड। अब रिडक्शन पोटेंशियल दे दी गई है मैग्नीशियम और लेड की, बस आपने ये ढूंढना है कि भाई इनमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो मैग्नीशियम ऊपर है, लेड नीचे है। मैग्नीशियम क्या बनेगा, एनोड, और लेड क्या बनेगा, कैथोड। तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, वोल्टेज ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। या इस तरह डॉट भी डाल दिया जाता है स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ही बात है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। देखें कैथोड कौन सा है, लेड, उसकी रिडक्शन की क्या वैल्यू है, ये वाली -0.126 माइनस फार्मूले का मैग्नीशियम एनोड है, एनोड की क्या वैल्यू है -2.37। तो ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लें, 2.37 माइनस 0.126, इसका आंसर आ गया 2.24 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कोई से दो एलिमेंट्स दिए जाएंगे गिवन, और उनकी पोटेंशियल की वैल्यू भी दी जाएगी। तो वैल्यूज़ गिवन होंगी, वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, आपने फार्मूला लगाना है ई सेल की वोल्टेज निकालने का, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है ना इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। अगर आप गिवन क्वेश्चन में एनोड और कैथोड ढूंढने में कामयाब हो गए कि इनमें से एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, तो समझिए आपका ये आंसर आ गया। तो एनोड और कैथोड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, दो मेथड हैं, या तो पोजीशन से या गिवन वैल्यू से। पोजीशन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऊपर वाला एलिमेंट है हमेशा एनोड बनता है, और जो नीचे वाला एलिमेंट है हमेशा कैथोड बनता है। तो अगर आपको लिस्ट याद है जो मैंने आपको याद भी करवाई थी, तो आप बड़ी आसानी से गैस कर सकते हैं एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है एल्यूमिनियम और सोडियम, ये सेल हमने बनाना है और इसकी वोल्टेज निकालनी है। तो आप देखें सोडियम ये रहा, एल्यूमिनियम उससे नीचे है, तो यहाँ पे सोडियम बनेगा एनोड और एल्यूमिनियम बनेगा कैथोड। सिल्वर और क्रोमियम का कंपटीशन है, सिल्वर ये देखें यहाँ पे है, ये रहा, और क्रोमियम उससे ऊपर है, ये देखें ये रहा। तो यहाँ पे क्रोमियम बनेगा एनोड और सिल्वर बनेगा कैथोड। या ये हमारे पास क्वेश्चन है फेरिक Fe3+ और AU, ओरम का कंपटीशन है। तो Fe3+ देखें ये रहा, और जो AU है उससे भी नीचे है, तो ये Fe3+ एनोड बनेगा, और जो AU है ये कैथोड बनेगा। तो जब आप एनोड और कैथोड जान लें तो आप उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये देखें पहले कैथोड की वैल्यू पुट करनी है, कैथोड ये रहा, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर आपने एनोड की वैल्यू पुट करनी है, ये रही। ठीक है, इस मेथड की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि इससे ना आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद हो जाती है, और हमें इसे याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे जितनी भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की वहाँ पे इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक और मेथड है गिवन वैल्यू से। देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो तरतीब है ना वो इस अंदाज में कि सबसे पहले एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स वो हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसके बाद एलिमेंट्स वो आते हैं जिनकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, फिर हाइड्रोजन आता है जिसकी वैल्यू 0 है। इसके बाद एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वैल्यू लेस पॉजिटिव, फिर आते हैं मोर पॉजिटिव। तो आपने तरतीब याद रखनी है, मोर नेगेटिव, लेस पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव। वैल्यूज आपको हमेशा गिवन दी जाएंगी, आप वैल्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं एनोड या कैथोड का। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखें दो वैल्यूज गिवन है, एक है -2.71, एक है -1.66। तो आप देखें मोर नेगेटिव ऊपर होगा, तो ये मोर नेगेटिव है ना, तो ये बनेगा एनोड, और ये लेस नेगेटिव है, ये बनेगा कैथोड। ऊपर वाला हमेशा एनोड बनता है नीचे वाले से। ठीक है, यहाँ पे देखें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये उससे भी ज़्यादा आसान हो गया। नेगेटिव वाले कहाँ होते हैं ऊपर, और पॉजिटिव वाले नीचे।
ऐसे ही है ना, नेगेटिव वाले ऊपर, पॉजिटिव वाले नीचे। तो ऊपर वाले क्या बनते हैं, एनोड। यहाँ पे ये क्रोमियम एनोड बनेगा और सिल्वर कैथोड बनेगा। तो आप वैल्यू से बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको एलिमेंट्स भूल गए हैं। यहाँ पे देखें ये वैल्यू है 0.771, दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने 3 केस आपको बता दिए, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों केस में से कोई एक आ सकता है। तो आप देखें ये है मोर पॉजिटिव और ये है लेस पॉजिटिव। जो लेस पॉजिटिव है वो ऊपर होगी और वो बनेगा एनोड, और जो मोर पॉजिटिव है नीचे होगी वो बनेगा कैथोड। तो इस अंदाज में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल एंड Fe3+। तो चूँकि आयरन जो है ना 2 किस्म के होते हैं, फेरस ये रहा और फेरिक ये रहा Fe3+, इसलिए इस पर चार्जेस मेंशन करना लाजमी हो जाता है। बाकी किसी आइटम पे चार्ज मेंशन करना लाजमी नहीं होता, एक कॉपर पे एक आयरन पे। या वर्डिंग में बताया जा सकता है फेरिक, Fe3+ को फेरिक कहते हैं, Fe2+ होता तो फेरस कहते हैं। और इनकी इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे दी है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही दी जाएगी क्योंकि आपकी बुक में जो लिस्ट है वो है ही रिडक्शन मोड में। फाइंड EMF ऑफ द सेल। अब आपने EMF निकालनी, आपने फार्मूला लगाया, EMF ऑफ द सेल या वोल्टेज ऑफ द सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड। फार्मूला तो हमेशा यही लगना है। अब देखें हमने बस ये ढूंढना है कि इसमें से कैथोड कौन से है, एनोड कौन से है। जिक्र है निकल का और फेरिक का। आप देखें निकल ये रहा और फेरिक ये रहा, तो निकल ऊपर है ना, जो ऊपर होता है क्या बनता है, वो हमेशा एनोड बनता है, और जो नीचे होता है वो क्या बनता है, हमेशा कैथोड बनता है। हमें पता चल गया। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। कैथोड की वैल्यू क्या है, 0.771 माइनस, अब एनोड की वैल्यू क्या है निकल की, माइनस 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.771 प्लस 0.25 1.021। तो इस सेल की वोल्टेज है 1.021 वोल्ट। अब आ जाए नेक्स्ट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3+ एंड Ag आर दिस एंड दिस। तो अब हमारे पास Fe3+ है और सिल्वर है, हमने देखना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो इन दोनों का मौजना हो रहा है ना, तो हैं तो साथ साथ, लेकिन Fe3+ कहाँ पे, ऊपर, और सिल्वर उससे नीचे है। तो ऊपर वाला क्या बनेगा, ऊपर वाला एनोड बनेगा, तो Fe3+ बनेगा यहाँ पे एनोड, और ये वाला यहाँ पे बनेगा कैथोड। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएं, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कौन सी है, कैथोड बना सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू बाद वाली है 0.799 माइनस एनोड बना आयरन, आयरन की वैल्यू पहले वाली है 0.771। तो अब आप इसमें से ये माइनस कीजिएगा 0.082। तो ये इसकी वोल्टेज आ गई, नहायत ही कम वोल्टेज आई है। भाई कम क्यों ना आती, क्योंकि 2 साथ वाले आपने कनेक्ट किए थे। जब भी साथ वाले कनेक्ट करें तो वोल्टेज ना होने के बराबर। एक सेल एक अच्छी वोल्टेज देता है जब एक टॉप पे हो और एक बहुत नीचे हो। स्टूडेंट ये देखेगा, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। वोल्टेज ऑफ द सेल हम मेजर कर रहे हैं, इसके बाद फिजिबिलिटी का भी आपको बताऊंगा क्या होती है। देखिए हमारे पास ना बाज़ दफ़ा वर्डिंग के बजाय इक्वेशन ऐसे दे दी जाती हैं, Al3+ से Al का बनना, आपने लेफ्ट से राइट ही देखना होता है। इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा ना, Al3+ तो Al बनेगा। तो ये रिडक्शन वैल्यू ही गिवन है, आपको हमेशा रिडक्शन वैल्यू ही गिवन दी जाएगी। Cl2 से Cl नेगेटिव का बनना, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा, ये भी रिडक्शन की वैल्यू है। तो आपको रिडक्शन की वैल्यू ही दी जाएगी, बस आपने ये ढूंढना है इस इक्वेशन में एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो एल्यूमिनियम ऊपर होता है ये देखें, और क्लोरीन नीचे होता है बॉटम में। अब ये देख लें क्लोरीन ये रहा, तो भाई एल्यूमिनियम बनेगा एनोड और क्लोरीन बनेगा कैथोड। जब आपने ये ढूंढ लिया, अब आपने फार्मूला लगाना है, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। कैथोड की वैल्यू क्या गिवन है, कैथोड ये बना प्लस 1.36 माइनस एनोड की वैल्यू माइनस 1.67, 1.36 प्लस 1.67 3.03 वोल्ट। तो इसकी वोल्टेज देखें कितनी ज़्यादा आ गई, क्यों ज़्यादा आई, ये टॉप पे था, ये बॉटम में था। देखें स्टूडेंट मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। देखें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी ये वोल्टेज है। जिंक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी ये वोल्टेज है। तो हमने सेल की वोल्टेज निकालनी है। आप जानते हैं ई सेल
इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। तो भाई अब हमने क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है कि इनमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला क्या होता है, एनोड होता है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऊपर है जिंक से, तो एल्यूमिनियम इसमें क्या बनेगा, एनोड, और जिंक क्या बनेगा, कैथोड। इन मेथड में ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस मेथड में जिसमें आप वोल्टेज निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। ये नहीं कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें इसे 3 से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होती हैं ना, ये इलेक्ट्रोड की होती हैं, ये एक एटम की नहीं होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। इलेक्ट्रोड में ऐसे लाखों एटम होते हैं, तो ये कांस्टेंट होती है, ये आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं करने हैं ऐसे, बस आपने फार्मूला डायरेक्ट लगाना है। कैथोड कौन सा है, इसकी वैल्यू क्या है, -0.76, माइनस एनोड कौन सा है, -1.66, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.66 माइनस 0.76, इसका आंसर आ जाएगा 0.90। तो आपने देखा वोल्टेज कम आई है, क्यों कम आई, क्योंकि साथ वाले थे, साथ वालों की वोल्टेज हमेशा ही कम आती है। नेक्स्ट देखें, आपको लेड दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन करता, आपको आयोडीन दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन करता, वैल्यू दे दी गई है, वैल्यू हमेशा रिडक्शन की दी जाएगी। आपने फार्मूला लगाया ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड। अब आपने ढूंढना है भी कैथोड कौन सा है इनमें से, लेड और आयोडीन में से। तो अब देखें लेड ऊपर है, आयोडीन जो है वो नीचे है, लेड बनेगा एनोड और आयोडीन बनेगा कैथोड। तो यहाँ पे आपने पहले ई रिडक्शन कैथोड लिखा, कैथोड कौन सा है, आयोडीन, इसकी वैल्यू लिखी, माइनस ई रिडक्शन एनोड, एनोड कौन सा है, लेड, इसकी वैल्यू लिखी 126, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.53 प्लस 0.126, इसका आंसर आ जाएगा 0.656। तो ये हमने वोल्टेज निकाली। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इस अंदाज में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इफ वोल्टेज ऑफ सेल इज 0.5 वोल्ट, आपको वोल्टेज ही दे दी गई, ई सेल आपको दे दिया गया 0.5 वोल्ट, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज -0.2, आपको रिडक्शन पोटेंशियल एनोड की दे दी गई, ई रिडक्शन एनोड, या ये दी गई -0.2। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब आपने कैथोड की पोटेंशियल निकालनी है, तो फार्मूला आपके पास है ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। ई सेल फार्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। भाई वैल्यूज कौन सी गिवन है आप पुट करें, वैल्यूज आपको गिवन है ई सेल की क्या है, -0.2, कैथोड फाइंड आउट करनी है, तो ये ऐसी लिखिए ई कैथोड माइनस, इसकी जगह -0.2, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2 उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ई रिडक्शन कैथोड का आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2, ये आंसर आ गया 0.3 वोल्ट। तो आपको अगर सेल वोल्टेज दे दी जाए तो आप एनोड या कैथोड की रिडक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट वोल्टेज जो सेल की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके मजीद क्वेश्चन 2 देखिएगा। इलेक्ट्रोड ई हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल 0.25 एंड इलेक्ट्रोड बी हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल -0.1 वोल्ट, फाइंड वोल्टेज ऑफ द सेल। अच्छा, अब के जो आपको इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, आपको उनका नाम नहीं बताया गया, वोल्टेज दे दी गई है। अब हमें क्या पता कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, और किस पे ऑक्सीडेशन होगी किस पे रिडक्शन होगी, हमें नहीं पता। लेकिन आपको ये तो पता है वैल्यू किसकी पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है। तो अब आपने वैल्यू से अंदाज़ा लगाना है, जिस रिडक्शन कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कैथोड कौन सा है, कैथोड वो है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है ए, यहाँ पे आप वैल्यू पॉजिटिव वाली पुट करेंगे, माइनस एनोड कौन सा है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है -0.1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.26, ये इसकी वोल्टेज आ गई। एक नया अंदाज क्वेश्चंस का, फिजिबिलिटी। आपको एक रिएक्शन गिवन दे दिया जाएगा, दिस रिएक्शन इज, आपके पास ऑप्शन होंगे फिजिबल, नॉट फिजिबल। तो इस अंदाज में कभी क्वेश्चन आया तो आपने क्या करना है, हमने जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, अगर वोल्टेज पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल होता है, आपने वोल्टेज ही निकाल लेनी है। वोल्टेज अगर आ जाए पॉजिटिव, सेल वोल्टेज टोटल जो आप निकालते हैं इस फार्मूले से,
तो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। और अगर सेल वोल्टेज नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होगा, नॉट फिजिबल। सेल वोल्टेज आ जाए नेगेटिव तो रिएक्शन नॉट फिजिबल। एक तो आप सेल वोल्टेज निकाल के भी कर सकते हैं, दूसरा अंदाज आप जुबानी भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये रिएक्शन दिया गया है, पहले में देखें जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, जब भी तो Zn 0 बना रहा है, तो Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और कॉपर जो है दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहा है, Cu से Cu2 प्लस बना रहा है। इट मीन्स कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हो रहा है ना। तो अब आप इन इक्वेशन को अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, जो गिवन इक्वेशन है उसी से आपने अंदाजा लगाना है फिजिबल है कि नहीं। तो जिंक और कॉपर का मुआवजा करना है। जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड बनता है ना जिसपे रिडक्शन हो। और कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जो देता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड बनता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जिंक कैथोड बने कॉपर एनोड बने जब ये आपस में कनेक्ट हो? आपने ऊपर वाली केमिकल को हमेशा एनोड बनाना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखें ना, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, जिंक हमेशा एनोड बनेगा कॉपर के मुकाबले में, कॉपर हमेशा कैथोड बनेगा। तो आपको वोल्टेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, वोल्टेज यहाँ पे गिवन भी नहीं थी। अब अंदाजा हो गया यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, जिंक कैथोड है, पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। स्टूडेंट मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवा दी थी। लिटिल किंजा कैन मैनेज एलिफेंट जीब्रा क्रो फेंस्ड इन टीन लेड हट क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बैंगल्स कलेक्टेड ओवर फिनलैंड। तो जब आप पूरी लिस्ट याद कर लेते हैं तो अब किसी भी किस्म का क्वेश्चन इसमें से आ जाए आप जवाब दे सकते हैं। पहली दो एप्लीकेशन इस लिस्ट की हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बनेगा कैथोड पे, आप जान लेंगे इस लिस्ट को देख के। उसके बाद हमने फिजिबिलिटी या वोल्टेज के बारे में जाना, आप किस तरह सेल की वोल्टेज निकालते हैं। अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको कोई से 2 या 3 केमिकल दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आपको दे दिया गया, क्रोमियम आपको दे दिया गया और कॉपर आपको दे दिया गया, इन पे चार्जेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये खास कर ना जो कॉपर होता है ये 1+ या 2+ होता है, तो कॉपर पे चार्जेस बनाने लाजमी है। या जो फेरस और फेरिक, इन पे चार्जेस बनाने लाजमी है क्योंकि वो वेरिएशन आ जाती है। अदरवाइज आपको किसी का चार्जेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये Q+ Cu1+ वाला। अब हमारे पास 3 ये एलिमेंट है। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा लिस्ट में जो सबसे नीचे होंगे, जितने नीचे होंगे उतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेंगे, जितने ऊपर होंगे उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे। तो ऊपर वाले होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे और जिसकी ऑक्सीडेशन हो। नीचे वाले क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और इनकी रिडक्शन होती है। ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ढूंढना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सबसे नीचे होगा Cu2+ सबसे नीचे, Cu1+ सबसे नीचे है, तो ये बनेगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। और अगर आपने ढूंढना होता है बेस्ट रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग देख लें, कैल्शियम सबसे ऊपर है यहाँ पे, ये रहा, क्रोमियम उसके बाद आता है, ये रहा, तो ये कैल्शियम है यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग। तो ऐसे कोई भी पेयर आपको दे दिए जाए तो आप ये बड़ी आसानी से शिनाख्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का पेयर बन गया निकल के साथ, Sn का पेयर बना लेते हैं आयोडीन के साथ, सिल्वर का पेयर बना लेते हैं एल्यूमिनियम के साथ, और लेड का पेयर बना लेते हैं सोडियम के साथ। हम इसमें शिनाख्त करते हैं इन तमाम में रिड्यूसिंग एजेंट की, हर पेयर में कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा इन ईच पेयर। तो इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बनेगा, जो ऊपर होगा, तो आपने क्या ढूंढना है, जो ऊपर है
वो वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो पहले है हमारे पास मैग्नीशियम निकल, मैग्नीशियम ये रहा, निकल नीचे, तो भाई मैग्नीशियम बनेगा इन दोनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा है जी एसएन और आयोडीन, आपने देखना ऊपर कौन सा है, ये रहा एसएन और ये रहा आयोडीन, तो एसएन ऊपर है, ये वाला बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। एजी और एल ऊपर है, एजी नीचे है, एल बनेगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेड और सोडियम ऊपर है, तो सोडियम बनेगा इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह जो बाकी बचे हैं, इन दोनों में से निकल ऑक्सीडाइजिंग बनेगा, आयोडीन इन दोनों में से सिल्वर और लेड। ठीक है, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। आप बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की शिनाख्त कर लेंगे। नंबर 4, वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, अभी हमने पेयरिंग की है, एनोड एंड कैथोड। तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर वाले होंगे ना, जितने ऊपर होंगे उतने अच्छे एनोड बनेंगे, और जो नीचे वाले होंगे जितने नीचे उतने अच्छे कैथोड बनेंगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो ऊपर वालों पे ऑक्सीडेशन हुआ करेगी। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, तो नीचे वालों पे हमेशा रिडक्शन हुआ करेगी। फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम और जिंक ही दे दिया जाए, तो आप एल्यूमिनियम देखेंगे ऊपर है, एल्यूमिनियम बनेगा एनोड, और जिंक देखेंगे नीचे है, ये बनेगा कैथोड। अगर आपको एल्यूमिनियम या जिंक ऐसे नाम दे के ना बताया जाए, बल्कि वैल्यू दे दी जाए, भाई ए की वैल्यू नेगेटिव दे दी जाए और ए की वैल्यू पॉजिटिव दे दी जाए, और बोला जाए ये इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड, वन हैविंग वैल्यू नेगेटिव एंड अदर हैविंग वैल्यू पॉजिटिव, तो भाई शनाख्त करें कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। भाई वैल्यू नेगेटिव किनकी होती है, ऊपर वालों की, आप फ़ौरन शनाख्त कर लेंगे भाई ये वाला जो है एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है। देखें हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स देखते हैं। पहली बात के ना लिस्ट में ये जो आप रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का बनाएंगे, नॉन मेटल का आप इस लिस्ट में इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लेस रिएक्टिव। अब आपने लिस्ट में देखना है जो मेटल टॉप पे है ना, या जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम भी इसमें आ जाएगा। रुबीडियम लिस्ट में नहीं है लेकिन वो भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, तो जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो पानी में इवन आग भी लग जाती है। सोडियम जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो पानी में आग लग जाती है। पोटाशियम का आइस के साथ भी रिएक्शन हो जाता है, दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर। अच्छा, अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आयरन आ गया, क्रोमियम आ गया, जिंक आ गया, एल्यूमिनियम आ गया और मैग्नीशियम आ गया। ऊपर वाले तो टॉप वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, ये जो दरमियान में आ गए हैं ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन इनके मुकाबले में थोड़े से कम हैं। तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन इनका भी हो जाता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अब आ जाए जी मॉडरेट। आप हाइड्रोजन के बिल्कुल करीब देखेंगे, जैसे लेड है, एसएन है, निकल है, ये तमाम हाइड्रोजन के करीब हैं, थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, कॉपर है, आपको नज़र आएगा AU, गोल्ड है, सिल्वर है AG, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। इतने लीस्ट रिएक्टिव के ये रिएक्शन करते ही नहीं है। तो हमने 3 कैटेगरीज बना ली, जो टॉप पे हैं हाईली रिएक्टिव, ये तमाम एग्जांपल हो गए, इनमें ये वाले बहुत ज़्यादा और ये वाले उससे थोड़े से कम। जो दरमियान में है ये मॉडरेट है, हाइड्रोजन के करीब हैं जो, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। अच्छा, ये आप नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऐसे नहीं बना सकते कि जो नीचे वाले हैं लीस्ट रिएक्टिव हैं। जो नॉन मेटल आपकी इस लिस्ट में मौजूद है ना, वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। और आप जानते हैं फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो नीचे वाले होंगे कम रिएक्टिव होंगे, तो फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल का आप इस अंदाज में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो नीचे हैं वो कम रिएक्टिव, जो ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव। नॉन मेटल का इसके ऑपोजिट हो जाता है। स्टूडेंट नंबर 6 पे हम जो जान सकते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख के, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। बाज़ मेटल्स ऐसी होती हैं जब आप उन्हें डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। बाज़ मेटल्स को आप डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती। ये रिएक्शन हो जाता है, ये रिएक्शन नहीं होता, हालांकि इक्वेशन इसमें भी बैलेंस है, इक्वेशन इसमें भी बैलेंस है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो भाई कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा आपको लिस्ट बताएगी। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं एसिड में से,
जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो ये काम नहीं कर सकती। तो आप देखें जिंक ऊपर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, एलुमिनियम, ये तमाम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन जो मेटल नीचे जैसे कॉपर है, ये Fe3+ है, सिल्वर है, प्लेटिनम वगैरह, प्लेटिनम तो यहाँ मेंशन है लेकिन प्लेटिनम भी, ये तमाम मेटल सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकती। तो अब आपने एक कानून बना लिया, जो ऊपर है इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो नीचे है इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स की लास्ट एप्लीकेशन देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्ट। बात मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट में से निकाल के उसकी जगह ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फेरस है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के उसकी जगह ले लेता है, लेकिन ये जो जिंक है ये मैग्नीशियम सल्फेट में से मैग्नीशियम को निकाल के उसकी जगह नहीं लेता। तो बाज़ मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रही हैं, बाज़ नहीं कर रही। भाई ये कैसे पता चलेगा? आपको लिस्ट देख के पता चलेगा। जो मेटल ऊपर होती है, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती है, नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती है। ये ऐसे है जैसे जो सीनियर होता है वो जूनियर पे रोब झाड़ देता है, ये जो बड़ा भाई होता है छोटों पे रोब जमा लेता है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हैं तो कोई बड़ा भाई आ गया तो आपको उठा के वहाँ बैठ जाएगा आपकी जगह पे। तो ऐसे ही ये ऊपर वाले बड़े होते हैं, नीचे वाले छोटे होते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब आपने ये ढूंढना होता है। देखें जिंक और मैग्नीशियम, देखें मैग्नीशियम ऊपर था, जिंक नीचे था, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं निकाल सकता, रिएक्शन नहीं हुआ। Fe2+ देखें ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो Fe2+ ने कॉपर को निकाल के उसकी जगह ले ली, ये रिएक्शन हो गया। तो बड़ी आसानी से आप ये गैस कर लेंगे। स्टूडेंट देखिएगा जो सेल या बैटरीज होती हैं ये दो किस्म की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जो रिचार्ज नहीं किए जा सकते। आपने एक बार यूज़ किया, जब वो ख़त्म हो गया आपने फेंक दिया। इसमें ड्राई सेल है, अल्केलाइन बैटरी है, मरकरी या सिल्वर की बैटरी है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्ज किए जा सकते हैं। इसमें लेड अकोमोलेटर है या लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल है या फ्यूल सेल है। अभी जो सेल हैं हमारे कोर्स में सिर्फ एक फ्यूल सेल है, बाकी कोई भी नहीं है। तो आपने बस इनके नाम याद कर लिए कि ये प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। उसके बाद हम फ्यूल सेल की जानिब आएंगे। लेकिन फ्यूल सेल से पहले एक चीज़ समझ लें, इलेक्ट्रोड दो किस्म के आपके इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड एक्टिव, जैसे कि आपने देखा जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये खुद रिएक्शन में हिस्सा लिया करते थे, जिंक इलेक्ट्रॉन देता था, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता था। लेकिन बाद इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो इनर्ट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपने केमिकल बनाने होते हैं। लेकिन जो वोल्टिक सेल है या गैल्वेनिक, उसमें भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। जैसे आपकी बुक में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आपने पढ़ा था तो उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड था, ये सिर्फ रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा था। इसमें हाइड्रोजन आ रही थी, हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और नीचे जो HCl का हाइड्रोजन था वो जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। तो प्लेटिनम का काम जस्ट फैसिलिटेट करना था, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद रहते प्लेटिनम पे और दूसरा आगे ले लेता। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड था। ऐसी जो फ्यूल सेल है इसमें आप जो कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कॉम्प्रेस्ड कार्बन यहाँ पे आप भर लेते हैं, प्लेटिनम उसमें कैटलिस्ट के तौर पे डालते हैं, वो वाला इनर्ट इलेक्ट्रोड बन जाता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। रिएक्शन में हिस्सा कौन लेगा? यहाँ से हाइड्रोजन आएगी, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, वो हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। फ्यूल सेल बनता कैसे है? जाहिर बात है सेल हमेशा बना करते हैं इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोलाइट से। तो फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें जो एनोड है वो भी कार्बन का है, कैथोड भी कार्बन का है यहाँ पे, और एनोड पे आएगी हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे आएगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ये करेंगे क्या? यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट भर लिया, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ से आएगी और यहाँ इनलेट, ये आउटलेट, एक्सेस यहाँ से वापस ऊपर बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, यहाँ से एक्सेस ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। अब इसका रिएक्शन होगा क्या वो समझते हैं। तो स्टूडेंट इसकी ना एन नोड की केमिस्ट्री समझिए। एन नोड पे क्या हुआ? तो एन नोड पे क्या आया? एन नोड पे हाइड्रोजन आई, ये वाला एनोड है जहाँ पे हाइड्रोजन आई, और ये वाला कैथोड है जहाँ पे ऑक्सीजन आई। तो एनोड पे हाइड्रोजन आई, एनोड पे हाइड्रोजन आके क्या करेगी? एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन H2 की शक्ल में आएगी तो क्या होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन,
ये एच आइन जैसे ही बना कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा। भाई सोल्यूशन में क्या मौजूद है, के ओ एच की शक्ल में, आइंस की शक्ल में। सोल्यूशन में बहुत सारे के हैं, बहुत सारे ओ एच हैं, और ये क्यू एच किस में हल किया गया है, पानी में। तो सोल्यूशन में बहुत सारे वाटर भी हैं। ये हाइड्रोजन आइन ओ एच के साथ मिलना पसंद करेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलना पसंद करता है। तो जो हाइड्रोजन आइन आए थे ये इलेक्ट्रोलाइट के ओ एच आइन के साथ मिलेंगे और एच और ओ एच मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। लेकिन हाइड्रोजन आइन कितने बने, 2, तो ओ एच कितने रिक्वायर्ड है, 2, और वाटर कितने बनेंगे, 2। आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जो आपकी बुक में है, H2 प्लस 2OH नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन 2 वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन को अभी हमने यहीं पे छोड़ दिया, ये एनोड की फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब आए जी कैथोड पे क्या होगा, एड कैथोड। कैथोड पे कौन पहुंचा, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन अगर एक एटम हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लेती है, अगर एक एटम ऑक्सीजन का हो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, O2 नेगेटिव। लेकिन हम तो ऑक्सीजन गैस की शक्ल में ले रहे हैं, O2 की शक्ल में। तो जब भी O2 लेंगे तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो O2 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2O2 नेगेटिव बना दिया पहली बार। यहाँ पे हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। कैथोड पर ऑक्सीजन कितने ले रही है, 4। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे कोई 4 ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ऑक्सीजन को O2 को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल इक्वेशन फिर जब ऐड करेंगे उस वक्त। अब देख लें ये O2 नेगेटिव जैसे ही बना कहाँ पे आएगा, ये O2 नेगेटिव इस सोल्यूशन में आएगा। सोल्यूशन में अब ये OH के साथ तो मिल नहीं सकता, पोटाशियम के साथ भी मिलने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि पोटाशियम के साथ मिलकर कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता। ये O2 नेगेटिव वाटर के साथ मिलेगा। तो अब देखें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में वाटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट पानी में ही हल किया जाता है ना, तो O2 नेगेटिव वाटर के साथ मिलेगा। एक O2 नेगेटिव एक वाटर को ब्रेक करता है, तो एक वाटर का OH अपना और एक ये OH बन जाएगा, 2 OH बनते हैं। अगर एक O2 नेगेटिव हो ना ऑक्साइड आयन, तो एक वाटर के साथ 2 OH बनाता है। हमारे पास ऑक्साइड आयन कितने हैं, 2। मैं इक्वेशन को डबल करने जा रहा हूँ, 2 ऑक्साइड आयन 2 वाटर के साथ मिलकर कितने OH बना देंगे, 4 OH बनाएंगे। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो अब वो इक्वेशन बनेगी जो आपकी बुक में है। ये वाला इसे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा O2 ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 वाटर आफ्टर रिएक्शन 4 हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिएक्शन हुआ जी कैथोड पर। तो जब कैथोड एनोड के रिएक्शन हो गए, अब आपने दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन जो एनोड का रिएक्शन था इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोक्साइड आयन आफ्टर रिएक्शन 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन लिखिए, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 वाटर आफ्टर रिएक्शन 4 OH नेगेटिव। अब आप देखें, आपने दोनों इक्वेशन को जब ऐड किया तो जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कीजिए। ये देखें OH4 से कैंसिल आउट हो गए, 2 वाटर, ये 4 में से 2 वाटर से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे बचा ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन 2 वाटर, 4 में से 2 कैंसिल हो गए थे। तो ये सारा कुछ समझाने का मकसद ये था। तमाम इक्वेशन अगर आप ना भी याद करें, डिटेल में इक्वेशन थोड़ी आनी है, आपने बस क्या याद रखना है, एनोड पे हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो किससे मिलेगा, OH नेगेटिव से मिलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। एनोड पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। एनोड पे वाटर बना, एनोड पे इलेक्ट्रॉन दिए गए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, एनोड पे हाइड्रोजन किसके साथ मिला, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। कैथोड पे क्या होगा जो आपने याद रखना है, कैथोड पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे हुई रिडक्शन, कैथोड पे वाटर यूज हुआ, ये माइंड में रखिएगा। एनोड पे वाटर बना था, हाइड्रोक्साइड आयन यूज हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एट एनोड इन फ्यूल सेल, हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन। Which of the following substance is produced at anode in fuel cell, water? Which of the following substance used at cathode
in fuel cell? Water. Which of the following substance produced at cathode in फ्यूल सेल? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये चीजें आपने याद करनी है जिन्हें मैंने सर्कल कर दिया है। तो आपने देखा फाइनल क्या हुआ, एनोड कैथोड को छोड़ें, अब फाइनल सेल की बात करें तो सेल पे क्या हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन एनोड वाला ऑक्सीजन कैथोड वाले के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ वाटर बना रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट वाटर, ओनली वाटर। और यही इसका फायदा है फ्यूल सेल का कि भाई इसमें पोल्यूशन फ्री कंपाउंड बनते हैं, बस वाटर बनता है जो एस्ट्रोनॉट यूज कर लेते हैं पीने के लिए, और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं बनती। अभी इसके एडवांटेज में हम देखते हैं। तो इसमें सिर्फ वाटर बनता है। ये तो हो गया फ्यूल सेल की केमिस्ट्री। अब आए जरा फ्यूल सेल की एप्लीकेशंस पर। स्टूडेंट ये देखिएगा कि फ्यूल सेल में आप एनोड पे कौन कौन से केमिकल ले सकते हैं। फ्यूल सेल में अभी हमने डिस्कस किया, अमूमन एनोड पे हाइड्रोजन गैस ली जाती है, और सबसे बेस्ट फ्यूल सेल है ही वो जिसमें एनोड पे हाइड्रोजन ली जाए। इसके अलावा आप अमोनिया भी ले सकते हैं एनोड पे, आप CH4 मीथेन भी ले सकते हैं, आप हाइड्रोजीन भी ले सकते हैं, और बहुत से केमिकल लिए जा सकते हैं जो कि जल सकें। तो फ्यूल सेल में एनोड पे मौजूद केमिकल चेंज हो जाते हैं। कैथोड पे आपने हमेशा ऑक्सीजन लेना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, क्योंकि ये एक फ्यूल सेल में जलने का अमल हो रहा है, एक फ्यूल जलेगा। तो फ्यूल जब भी जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, तो कैथोड पे मौजूद ऑक्सीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कैथोड पे हमेशा क्या लेना है, हमेशा ऑक्सीजन लेनी है। एनोड पे क्या लेना है, आप केमिकल को चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमने एनोड पे पहले तो हाइड्रोजन से इक्वेशन बना ली थी, अब हम एनोड पे अमोनिया लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, CH4 लेंगे, और कैथोड पे तो हमें लेना ही पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई जलने का अमल नहीं होता। जब आपने नाइट्रोजन वाला कोई केमिकल लेना है, अमोनिया या हाइड्रोजन या और भी कोई केमिकल, तो आपने याद रखना है नाइट्रोजन गैस बनानी है हमेशा। जब भी आपने कार्बन वाला कोई केमिकल लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। आपकी इक्वेशन बाकी खुद ब खुद बन जाएगी। कैसे बनेगी भाई, फ्यूल सेल में कोई भी केमिकल ले लें, वाटर लाजमी बनता है। तो भाई वाटर तो आपने तमाम में बनाना है, H2O H2O H2O। अब बस बात रहेगी इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे N2 बनाना है, तो आपको यहाँ 2 लेना पड़ेगा। बाकी 3 2 6 आपने यहाँ 3 वाटर बनाए, और ऑक्सीजन एंड पे बैलेंस करने 3, तो ये फ्रैक्शन में आप इसे बैलेंस कीजिएगा। 3 ऑक्सीजन यहाँ तो नहीं हो सकते ना, तो 3/2 लगाएं। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करने फ्रैक्शन में किए जा सकते हैं। यहाँ पे N2 हाइड्रोजन 4 है, आप यहाँ पे कितने वाटर बनाएंगे, 2, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, CO2 बना दिया, हाइड्रोजन 4 है, 2 लगा दिया, वाटर 2 बन गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, when the chemical at anode is changed from hydrogen to ammonia or CH4 or hydrazine, the product which is formed in all reaction क्या है, वाटर है, तमाम में बनेगा। बाकी केमिकल चेंज हो सकते हैं, वाटर सब में बन रहा है। फ्यूल सेल की एप्लीकेशन देखिएगा, फ्यूल सेल के फायदे क्या हैं। नंबर 1, फ्यूल सेल पोल्यूशन फ्री है। अगर आप फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एनोड पे इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन कैथोड पे इस्तेमाल होनी है, तो भी क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा ना, हमने ये इक्वेशन सीखी हुई है। तो अगर आप हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे एनोड पे, तो फ्यूल सेल में सिर्फ वाटर बनता है। वाटर तो पोल्यूशन नहीं ना, बाकी में देखें पोल्यूशन बन रही है, नाइट्रोजन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो फ्यूल सेल बेस्ट होता ही हाइड्रोजन वाला है। कभी आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल सेल हैविंग एनोड गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन, CH4, कोई ऑप्शन दे दें, तो हाइड्रोजन वाला फ्यूल सेल बेस्ट है। ठीक है, पोल्यूशन फ्री है, ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। इसका फ़ायदा क्या, जो वाटर बनता है ये इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट होने के बाद इसे कंडेंस कर लिया जाता है, तो बिल्कुल प्योर हो जाता है। कोई भी केमिकल कंडेंस किया जाए तो प्योर होता है। इसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉट। तो फ्यूल सेल जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, स्पेस शटल वगैरह लेके जाते हैं स्पेस में, वो वहाँ पे फ्यूल सेल ही लेके जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ पानी भी बनाता है, जो पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती वाटर ज़मीन से कि पानी भर के लेके जाएं टैंक्स में, वहाँ पे खुद बना लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड टू प्रोड्यूस सेवरल किलोवाट, अगर आप कई सेल एक साथ कनेक्ट कर दें तो कई किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, जिससे कई चीज़ें रोशन हो सकती हैं। मतलब पूरा का पूरा एक घर, पूरा का पूरा मोहल्ला
आप इसे रोशन कर सकते हैं फ्यूल सेल की मदद से, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है ये फ्यूल सेल, इसलिए हम डेली लाइफ में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्पेस साइंटिस्ट ही इसे इस्तेमाल करते हैं। पोर्टेबल होता है, इसे कैरी करना आसान होता है, इसका इतना वजन नहीं होता, भारी नहीं होता। और पांचवी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, एफिशिएंट। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं फ्यूल सेल, 75% फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सिर्फ 25% इनका वेस्ट होता है, 75% ये आउटपुट दे देते हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट है।